अब आप क्या करते हैं, आप उससे बताते हैं कि मुझे लैपटॉप के ये वाले स्पेक्स चाहिए, मुझे इतनी उसकी मेमोरी चाहिए, इतनी मुझे सीपीयू चाहिए, इतनी मुझे स्टोरेज चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी तो जो मैंने बैकएंड डेवलप किया है वो मेरा तब उस मशीन के ऊपर चल सकेगा। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो एक लैपटॉप प्रोवाइड कर देगी और फिर आप क्या करेंगे, उस लैपटॉप के ऊपर अपना कोड इवेंचुअली रन करेंगे बैकएंड का। और जब वो आप कोड रन करेंगे तो आगे वो कंपनी की हैसल है, कंपनी की कह लें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लैपटॉप की एक्सेस है ओवरऑल द वर्ल्ड देनी है उसने। तो ये एक सिंपल सी एनालॉजी थी और इसके अंदर हम अगर देखें तो ये जो कंपनी है वो हमारे केस में AWS है और जो लैपटॉप है वो एक वर्चुअल मशीन है। तो EC2 क्या करता है कि हमें इंस्टेंसेस प्रोवाइड करता है। इंस्टेंसेस जो हैं वो वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसे आप वर्चुअल मशीन भी कह सकते हैं। अब EC2 के साथ उसके अंदर एक मशीन इमेजेस होती है, जाहिर सी बात है अब आपने उसके ऊपर कोई OS करना है तो आप अगर OS क्रैच करने बैठेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसके लिए अमेज़ॉन ने हमारी आसानी के लिए कुछ इमेजेस ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर करके रखी हुई हैं जिन्हें हम अमेज़ॉन मशीन इमेजेस कहते हैं। जो हम सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला OS या वो इमेज जो है हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड कर देगा। उसके बाद वो हमें ये भी इंडिपेंडेंस देता है कि हम उसे खुद कॉन्फ़िगर करें, हमें हमारी CPU रिक्वायरमेंट क्या है वो हम सिस्टम्स को बताएं, स्टोरेज हमें क्या रिक्वायर्ड है, मेमोरी क्या रिक्वायर्ड। उसके अलावा वो हमें एक सिक्योर एक्सेस देता है। मतलब अब हर कोई उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक की पेयर होगा, एक फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .pem। आप क्या करेंगे, आप वो .pem फाइल यूज़ करते हुए उसके इंस्टेंस के अंदर SSH करेंगे और फर्दर फिर वहाँ पर जाके अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है वो रिपॉजिटरी से डाउनलोड करेंगे। फिर उसको प्रॉपर उसकी जो है स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर और फिर वो सारा मामला जो है आगे चलेंगे। इसी तरह एक और जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपके इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन की एक्सेस किस किस को होनी चाहिए। किसी स्पेसिफिक IP रेंजेस को होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस को होनी चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल्स आप अलाउ करना चाहते हैं और उसके अलावा कौन से पोर्ट्स आप जो हैं पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सही हो गया। अब इसके अंदर अब ये एक चीज़ इसमें ये आती है कि किसी ना किसी वजह से आपको वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ती है, इंस्टेंस जो है आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपका इंस्टेंस रीस्टार्ट होता है तो उसका जो IP होता है वो चेंज हो जाता है। अब एक यूज़ केस आप एज्यूम करें कि आपने अपनी डोमेन के साथ एक सर्वर को इंटीग्रेट किया हुआ है, example.com एज्यूम कर लें, और उसके अंदर आपने एक IP डाला हुआ था। अब आपको किसी वजह से अपना इंस्टेंस जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ गया। जब आपने रीस्टार्ट किया उसका IP चेंज हो गया। अब जब उसका IP चेंज होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा वो IP उठाएंगे, अपने डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो IP पेस्ट करेंगे, फिर जाके आपकी डोमेन जो है वो इस इंस्टेंस के ऊपर पॉइंट करेगी। ये हैसल बन जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं याद रहता या कुछ भी हो सकता है। तो ये हैसल रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो हमें एक सर्विस देता है इलास्टिक IP एड्रेसेस। इलास्टिक IP एड्रेस क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो आप एक बार क्रिएट करेंगे और वो आप एक स्पेसिफिक IP एड्रेस जो है अपने इंस्टेंस को असाइन कर देते हैं और फिर वो इलास्टिक IP एड्रेस ही आप अपने डोमेन में देते हैं। तो फिर आपका इंस्टेंस बिहाइंड द सीन जितनी मर्जी बार रीस्टार्ट होता रहे होगा, उसका IP जितनी मर्जी बार चेंज होता रहे, लेकिन आपका इलास्टिक IP जो है उसे पता है कि मैंने इसी इंस्टेंस को पॉइंट करना है, तो वो उसी इंस्टेंस के साथ आपकी डोमेन को जो है वो सिंकअप रखता है। इसको आप एज ए मिडलवेयर समझ सकते हैं। मतलब इलास्टिक IP एज ए मिडलवेयर एक्ट करता है बिटवीन आवर इंस्टेंस और हमारी डोमेन जो हमने रजिस्टर की हुई। ये शॉर्ट थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, उसका ये था इंट्रोडक्शन था EC2 का। एम्पलीफाई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। EC2 जो है वो काफ़ी वास्ट है। हम बहुत बेसिक सा जो है कवर अप करेंगे इसके अंदर। और अब हम शुरू करते हैं जो है ना फन पार्ट अपना, डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने EC2 के ऊपर जहाँ पे हम अपनी एक्सप्रेस ऐप जो है वो डिप्लॉय करेंगे। इस टाइम पे मैं जो है अपना AWS के अकाउंट पे लॉगिन हूँ और यहाँ से मैंने रीजन चूज़ किया हुआ है ओहायो। ठीक है, अब ये रीजन्स यहाँ पर मैटर करते हैं। अब ये आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी जो है जहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट करनी है वो किस रीजन्स में ज़्यादा मतलब वो होनी चाहिए उसकी एक्सेस। आपने एक सेंट्रल रीजन चूज़ करना होता है।
कि उस रीजन के अंदर अगर आपकी सर्विस होस्ट होगी तो वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होगी। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और किसी और ने कोई रीजन चूज़ किया हुआ है जो पाकिस्तान से काफ़ी दूर पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, हमें थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम या हमारी जो वेबसाइट लोड है उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको लोड होने में। इसलिए ये चीज़ बिज़नेस रिक्वायरमेंट के ऊपर या आपके स्पेसिफिक यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करती है। फिलहाल हम ओहायो के साथ जो है ना इस सेशन के लिए मूव ऑन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले काम ये करना है आपने कि जब आप लॉगिन होते हैं आपने यहाँ पे आके सर्च करना है EC2 के लिए। यहाँ से आप EC2 सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। इस डैशबोर्ड पे आके अब क्योंकि हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है और वो नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसके ऊपर अपना बैकएंड ऐसे क्लोन करेंगे और फर्दर उसको आगे लेके चलेंगे। तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले लॉन्च इंस्टेंस करना है, जिसमें हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आके वो हमसे पूछता है सबसे पहले कि आपने अपने इंस्टेंस का जो नेम है वो क्या रखना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने इंस्टेंस का नाम रखना है वेब वीकेंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, ये अमेजोन मशीन इमेजेस जिसको मैं रेफर कर रहा था कि एज एन OS। अब ये कुछ इमेजेस हैं ये जो AWS ने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, मतलब इसमें आपको उसका ऐसे OS नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें नहीं हैंडल करनी पड़ेंगी। अमेजोन ने ये हमारे लिए बनाई हुई है, हमने इनमें से चूज़ करनी है। इनमें से चूज़ करके हम जो है उसको बता देंगे कि हमें जो है के वाला OS चाहिए। तो इस सेशन के लिए हम Ubuntu को यूज़ करेंगे और Ubuntu के साथ आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आपने मज़ीद इमेजेस देखनी हो तो आप यहाँ से जाके ब्राउज मोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि हम फ्री टियर के साथ ही मूव ऑन करेंगे आगे, वरना आप इसके अंदर अगर जाएँ आगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं Ubuntu के 22.04, 20.04 और डिफरेंट डिटेल्स के साथ। इसे आप इन डिटेल जो है ना तो यहाँ पे खुद विजिट करके हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम 22.04 Ubuntu के साथ चलेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट चूज़ करेंगे हम। ये हमें बता रहे हैं यहाँ पे हमारे इंस्टेंस टाइप क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे पास कौन एक्सेस कर सकता है उसको SSH के थ्रू। तो यहाँ पे जो मैं की पेयर की बात कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली आप उसे बताते हैं कि आपने की पेयर क्या करना है। मेरे केस के अंदर मैंने एक की पेयर ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था और मेरे ख्याल से वो यहाँ पे शो नहीं हो, अच्छा वो डिफरेंट रीजन था, वो मैंने की पेयर जनरेट किया हुआ था। तो मैं, अगर आपने कोई ऑलरेडी की पेयर जनरेट किया हो तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन कर देगा। तो अभी क्योंकि हम डिफरेंट रीजन है तो मुझे एक नया की पेयर जनरेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप उसका कोई भी नाम रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं रिकमेंड करूँगा आप यही जाएँ, RSAS की टाइप रखें और .pem फाइल यूज़ करें। अगर आप Qt यूज़ नहीं करें, SSH के लिए जो है आप .pem फाइल यूज़ करेंगे। इसका नाम रख देते हैं बैकएंड और हम क्रिएट की पेयर कर लेंगे। अब ये हमारी जो की पेयर ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने टर्मिनल के थ्रू कैसे जो है उसको SSH करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके हमारा बेसिकली होता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी की ग्रुप जो है वो आपका ये डिफाइन करता है कि आपने कहाँ कहाँ से उसको ट्रैफिक अलाउ करनी है अपने सर्वर पर और कहाँ कहाँ से नहीं करनी, कौन से स्पेसिफिक पोर्ट्स आपने अवेलेबल करने हैं और कौन से स्पेसिफिक पोर्ट्स आपने अवेलेबल नहीं करने। फिलहाल के लिए हम ये करेंगे कि हम कहते हैं कि ठीक है अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, और HTTPS ट्रैफिक भी हम कहते हैं आने दें, HTTP ट्रैफिक भी हम अलाउ कर देते हैं फॉर अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई रियल टाइम यूज केस नहीं है, हम एक सिंपल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंस्टेंस को लॉन्च कर लेंगे। इंस्टेंस हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब हम व्यू और इंस्टेंस भी जाएंगे तो आप देखिए वो इनिशियलाइज कर रहा है, स्टेटस चेक, हेल्थ चेक उसका। यहाँ पे वो देखेगा कि क्या इंस्टेंस की जो हेल्थ है वो प्रॉपर है, कोई ऐसा मसला तो नहीं कि इंस्टेंस हमारा अनरीचेबल हो। इस तरह के जो मसले मसाइल है वो खुद AWS सारे उसका चेक करेगा और वो यहाँ पे हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि क्या वो पास होते हैं कि नहीं होते। अब सबसे पहले हमारा जो इंस्टेंस ये क्रिएट किया है इसकी कुछ डिटेल्स हैं। अब आपने अगर इस इंस्टेंस को एक्सेस करना है
तो ये है पब्लिक IPv4। मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसको हिट करूंगा, तो मैंने जो भी अपना इसके ऊपर डिप्लॉय किया होगा मुझे वो उसका एंड रिजल्ट दिखाएगा। ये मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा। और जब आपने इंस्टेंस SSH करना होगा तब भी आपको ये IP एड्रेस IPv4 जो DNS ये रिक्वायर्ड होगा। इस DNS के थ्रू आप SSH करेंगे। मैंने डाउनलोड में आके अपनी की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है बैकएंड की रिपोजिटरी बना के एक सिंपल एप्लीकेशन है नोड की, वो क्लोन की हुई है। और यहाँ पे मैंने जो अभी backend.pem के नाम से फाइल क्रिएट की थी की पेयर वैल्यू, वो मैंने यहाँ पर आके अपनी इस पाथ पे आके डायरेक्टरी में आके सेव कर लिया। मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ नोड की, जो एक सिंपल एप्लीकेशन है। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जो पोर्ट 4000 पे चल रही है। और क्या होगा, ये जब मैं इसका रूट पाथ हिट करूँगा तो ये मुझे ये स्ट्रिंग जो है मेरे ब्राउज़र पे दिखा देगा। रिफ्रेश करते हैं। अब उसने हेल्थ चेक उसकी कर ली है, उसका कोई उसको इंस्टेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम मैसेज नज़र नहीं आया, तो उसने हमें कह दी 2x2 चेक्स पास। इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हमने अपने इंस्टेंस से कनेक्ट करना है। सबसे पहले उसमें उसकी जो कमांड होती है वो होती है बेसिकली SSH-i। यहाँ पे हम उसको बताते हैं जो हमारी की पेयर का पाथ होता है। तो क्योंकि मेरी इसी डायरेक्टरी के अंदर डेव वीकेंड बैकएंड के अंदर ही मेरी वो की पेयर पड़ी हुई है, तो मुझे उसको एक्सप्लिसिटली पाथ बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ बैकएंड डॉट पेम लिखूँ। अगला जो फेज है उसमें अगला जो मतलब स्टेप है इस कमांड के अंदर, वो ये है कि आपने यूजर डिफाइन करना है। हम क्योंकि यूबंटू को यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे जाके जब इसकी डिटेल्स में जाके क्रिएट करते हुए हमने यूबंटू चूज किया था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ ये देखें प्लेटफॉर्म यूबंटू। तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो यूजर होगा वो यूबंटू के नाम से होगा। फिर आप डालेंगे @, और फिर यहाँ पर आपने उसका जो पब्लिक DNS है वो पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे आप कहेंगे यस। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने जान पे की थी, क्योंकि अभी देखें हालांकि हमने इसे backend.pem भी दी है, यूज़र भी बिल्कुल सही बताया है, और हमारा IP भी हमने जो है वो सही दिया DNS, लेकिन उसने हमें नहीं करने दिया। उसने क्यों नहीं करने दिया? उसने कहा इट इज़ रिक्वायर्ड दैट योर प्राइवेट की फाइल्स आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम कमांड करते हैं chmod 400 और आगे जो हमारी फाइल का नाम है वो। ये क्या करता है, ये हमारे सिर्फ जो हमारा ये वाला यूज़र होगा, यूबंटू का इस टाइम पे मेरा यूज़र है, सिर्फ उसको इसकी रीड एक्सेस देता है, और बाकी सारी जो जिसके पास रीड एक्सेस की परमिशन होगी वो सारी इन्वोक कर लेता है, वो नहीं करने देगा किसी और को। अब हम दोबारा अपनी SSH वाली कमांड रन करेंगे, जिसके अंदर ये SSH-i हमारी की पेयर वैल्यू का नाम .pem यूबंटू यूज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है वो, आगे @ का सिंबल, और साथ हमारा ये IPv4 DNS पब्लिक। जब अब आप एंटर करेंगे तो ये आपको सक्सेसफुली आपके इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देगा। किए गए। अब जो मेरा टर्मिनल है वो मेरे लोकल सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं रहा, अब वो कनेक्ट हो चुका है इस वर्चुअल मशीन या इस इंस्टेंस के साथ जो हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ ताकि सबके लिए वो थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। अब आप अज्यूम करें कि ये जो टर्मिनल है ये एक टोटली नया लैपटॉप है, टोटली नया कंप्यूटर है। अब आप में से कुछ लोग अगर डेवलपमेंट करते रहे मन ऐप की, जो नहीं भी करते रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको थ्रू द वेरी बेसिक बताता हूँ। जब आपने इसके ऊपर किया है, आपने जब मन ऐप अपने लैपटॉप के ऊपर भी डेवलप करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप नोड इंस्टॉल करते हैं। नोड इंस्टॉल करेंगे, फिर आप npm इंस्टॉल करेंगे, और फिर ये एनवायरनमेंट सेटअप होगा। फिर आप जो है उधर जाके अपनी जो वो कह लें कि गिट पे आपने वो रखा हुआ था अपना कोड, फिर आप अपने वो रिपोजिटरी क्लोन करेंगे अपने इस नए लैपटॉप के ऊपर। क्लोन करने के बाद आप npm इंस्टॉल करेंगे ताकि सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएं, और उसके बाद जाके आप उसको चलाएंगे।
यही काम हम यहाँ पे करेंगे, एज्यूमिंग कि हमारा टोटली न्यू लैपटॉप है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ सिवाय Ubuntu के। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो पैकेज है, पैकेज मैनेजर, उसको अपडेट करेंगे। सॉरी, वो उसको लेटेस्ट अपडेट कर लेगा। सबसे पहले आपने ये करना है ताकि वो जो जो रिक्वायर्ड अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स हो जाएंगी। उसके बाद फिर फर्दर हम आगे जाके नोड इंस्टॉल करेंगे और npm इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब नोड इंस्टॉल करने का एक तरीका तो ये है कि आप sudo apt इंस्टॉल नोड कर लें तो नोड डाउनलोड कर लेगा, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि बाज़ दफ़ा वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं होता। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि हमेशा मैं नोड वर्जन मैनेजर यूज़ करता हूँ। उसमें आसानी ये होती है कि आप इजीली जो है आप उसे बता सकते हैं कि मुझे ये वाला जो है वर्जन नोड का चाहिए। और इवन क्या हमारे पास कुछ ऐसे यूज़ केसेस भी होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट वर्जन नोड के यूज़ करती हैं, तो आप वर्जन मैनेजर के थ्रू बता सकते हैं कि इस डायरेक्टरी में मुझे ये वर्जन यूज़ करना है, दूसरी डायरेक्टरी में मुझे दूसरा वर्जन यूज़ करना है। उसके लिए मैंने कमांड्स टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे रखी हुई थी। ये कमांड हम रन करेंगे। सबसे पहले हम ये कर्ल यूज़ डाउनलोड अपने Ubuntu के ऊपर करेंगे इंस्टॉल, क्योंकि कर्ल को यूज़ करते हुए हम आगे फर्दर मूव करेंगे। उसके बाद हम ये जो स्क्रिप्ट है ठीक हो। अब हमारा अगला काम ये है कि अब हमने ये नोड वर्जन मैनेजर यूज़ करते हुए npm यूज़ करते हुए ये हमारा नोड वर्जन मैनेजर इंस्टॉल हो गया। npm-v लिखेंगे तो यहाँ पे आपको वर्जन बता देगा उसका, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने ये यूज़ करते हुए नोड को इंस्टॉल करना है। हम एक बार देख लेते हैं कि Node.js का जो लेटेस्ट वर्जन स्टेबल कौन सा चल रहा है। 16.15.1। सो हम कहते हैं npm install 16.15.1। अब वो नोड का ये वाला वर्जन जो है इंस्टॉल कर देगा। अब आपने वेरीफाई करना है तो आप Node-v करेंगे। हमने लेटेस्ट वर्जन नोड का सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया अपने Ubuntu सिस्टम के ऊपर। अगला काम क्या होगा? अगला काम है हमने इंस्टॉल करना है npm नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि ये यूज़ करते हुए हमने जो है अपनी डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आके आप इसे ओके कर देंगे कि हमने अच्छा, अब हमने इंस्टॉल कर लिया है नोड भी और npm नोड पैकेज मैनेजर भी। अब हम क्लोन करेंगे अपनी रिपोजिटरी जिस पर हमारा कोड पड़ा हुआ है। जब आप ls करेंगे, ls जो आपको वहाँ पे जितनी डायरेक्टरीज हैं वो दिखाता है स्पेसिफिक डायरेक्टरी में,
तो हमारे पास ये हमारा बैकएंड आ गया। अब हम इस बैकएंड पे जाएंगे और एड्रेस करेंगे, हमारा कोड सक्सेसफुल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आके हम अपनी जो है डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम npm इंस्टॉल करेंगे तो देखिएगा npm इंस्टॉल हमारा हो जाएगा। npm इंस्टॉल हो गया, अब हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। राइट, अब जो सिंपल काम करते हैं हम वो ये करते हैं कि अगर हमने अपना कोई भी सर्वर की फाइल चलानी है, हम क्या करेंगे, node index.js हमारा सर्वर चल रहा है। लेकिन अब हम इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, जस्ट एज मैं यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ, तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर ये जो मेरा प्रोसेस है जो नोड का सर्वर चला रहा है ये भी बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोसेस मैनेजर और इसे हम ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। PM2 के थ्रू क्या है कि वो प्रोसेस मैनेजर है और उसके थ्रू हम जो प्रोसेस चलाएंगे वो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा, इवन दो कि हम यहाँ से SSH को एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसे बताना है कि PM2 start index.js के मेरी वाली फाइल आप स्टार्ट करें। PM2 लिस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, और PM2 लॉग्स पे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा सर्वर चल रहा है सक्सेसफुल। अच्छा, ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस IP पे जाएंगे और अब ये हमें क्या कह रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। अब ये देखें यहाँ पे क्या सिक्योरिटी ग्रुप है बाय डिफॉल्ट जो उसने क्रिएट किया, उसमें उसने इनबाउंड रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। पोर्ट 80 पे TCP आ जाए, 22 पे, 443 पे। जब आप बाय डिफॉल्ट इसे हिट कर रहे हैं तो ये पोर्ट 80 के ऊपर जा रहा है। पोर्ट 80 के ऊपर तो हमारे पास इस मशीन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, हमारा जो सर्वर है वो पोर्ट 4000 पे चल रहा है। तो हमने किसी तरह उसको ये बताना है कि आपने पोर्ट 4000 जो है वो पब्लिकली एक्सपोज करना है, ताकि आप जो हैं उस पोर्ट 4000 को ब्राउज़र से एक्सेस कर सकें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली सिक्योरिटी ग्रुप पर जाकर जो आपके इनबाउंड रूल्स हैं उनको एडिट करेंगे। यहाँ पे आप एक कस्टम रूल ऐड करेंगे, कस्टम TCP। यहाँ पे आप वो पोर्ट डिफाइन करेंगे जो आपने देना है, उसकी एक्सेस फिलहाल सेशन वाइंड अप भी करना है हमने और उधर जाना है एम्पलीफाई पे भी। तो हम अभी कहते हैं कि एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस हो जाए, और रूल्स हम सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको हिट करूंगा अभी भी ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे जा रहा है। तो अगर मैं इसके आगे इसको पोर्ट डिफाइन कर दूंगा तो वेलकम टू वेब डेव वीकेंड डिप्लॉयमेंट, ये हमारा सर्वर ऑफिशियली, मतलब सर्वर हमारा डिप्लॉय हो गया नोड का। अब इवन दो मैं इधर से एग्जिट कर जाता हूँ अपने उस इंस्टेंस से और मैं लोकल मशीन पर आ गया हूँ, तो मेरा प्रोसेस चलता रहेगा इंस्टेंस के ऊपर, सर्वर मेरा चल रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम अगर एंड पे बचता है तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जाहिर सी बात है कॉलन 4000 कर रहे हैं आप, और आप अगर चाहते हैं कि पोर्ट 80 के ऊपर भी मुझे ये रिस्पॉन्स आए तो वो हम अगर सेशन में थोड़ा टाइम बचता है सैम्पलीफाई के बाद तो फिर वो चीज़ दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि यूबंटू के अंदर पोर्ट 80 रिजर्व्ड होता है किसी भी दूसरे यूज़र के लिए अनटिल एंड अनलेस आप सुपर यूज़र हों। क्योंकि अब यूबंटू जो हम उसके अंदर हमने SSH करके किया हुआ था कनेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यूज़र है बेसिकली ये एक बाय डिफॉल्ट यूज़र क्रिएटेड है, इसके पास सुपर यूज़र की रूट यूज़र की एक्सेस नहीं है। सुपर यूज़र पे करने के लिए आप sudo su करते हैं, जिससे आपके पास रूट यूज़र की एक्सेस आ जाती है, और यहाँ पर आप वो सारी कमांड्स रन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग sudo। क्यों? क्योंकि आप एज अ सुपर यूज़र हैं। सुपर यूज़र अगर आप ना हो तो फिर आपको sudo कमांड यूज़ करनी पड़ती है कि आपने वो सुपर यूज़र की जो परमिशंस हैं वो गेन करनी होती है। खैर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो है AWS एम्पलीफाई। बिल्कुल, इसको शुरू से कर लेते हैं ताकि आप लोग इजीली से देख सकें।
यहाँ पे आप एम्पलीफाई करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे हम। उसके बाद अब ये हमसे पूछा आप क्या ऐप बिल्ड करना चाह रहे हैं बैकएंड या आप होस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि तो हमारा यूज़ केस क्योंकि होस्ट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और होस्ट करेंगे। अब इस यहाँ पे आके वो हमसे पूछता है कि हमारा कोड इस टाइम किधर पड़ा हुआ है, गिटहब पे है, बिटबकेट पे है, गिटलैब पे है, या AWS कोड कमिट पे है, या कोई भी गिट प्रोवाइडर नहीं है आपका। मेरे केस के अंदर मैंने गिटहब पे रखा हुआ है तो मैं गिटहब चूज करूंगा और आगे चलूंगा। यूजली क्या होता है यहाँ पर आकर वो आपसे कहेगा कि आप ऑथराइज करें उसको अपने गिटहब के साथ, और गिटहब के साथ ऑथराइज करने के बाद वो जो एक्सेस लेता है आपसे कुछ रिपॉजिटरीज की, कि आप क्या सारी रिपॉजिटरीज की एक्सेस देना चाहते हैं या पर्टिकुलर रिपॉजिटरी की। तो मैंने ऑथराइजेशन अपनी पहले कर ली थी, इसलिए यहाँ पे मेरी ऑथराइजेशन सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे आके यूजली इस ड्रॉप डाउन में या तो आपकी सारी रिपॉजिटरीज लिस्ट डाउन हो रही होंगी, या फिर जब आपने ऑथराइज किया होगा उस टाइम पे आपने अगर उसे कोई स्पेसिफिक रिपॉजिटरी बताई होगी तो वो सिर्फ यहाँ पे वो स्पेसिफिक रिपॉजिटरी शो करेगा। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक रिपॉजिटरी अलाउ की थी उसको, फ्रंट एंड वाली सिर्फ, इसलिए मुझे सिर्फ ये एक शो कर रहा है। मैं रिपॉजिटरी चूज करूंगा, मेरी ब्रांच एक ही है, मास्टर है, मास्टर के साथ ही कनेक्ट करना है। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आके यहाँ पे ये बेसिकली कमांड्स हैं जो उसने रन करनी है। प्री बिल्ड कमांड क्या है, बिल्ड से पहले कौन सी कमांड चलेंगी। यहाँ पे अब आप नोट करें अगर तो npm i की जगह npm ci लिखा हुआ है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम npm इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए। npm ci क्या है, npm ci का मतलब है क्लीन इंस्टॉल, और ये कमांड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स के अंदर, जैसे हमारा कोई टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, या अगर हमारा कोई कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, जिस तरह एम्पलीफाई के केस के अंदर कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन है, उसमें ये होगा कि ये npm क्लीनली इंस्टॉल करता है आपकी डिपेंडेंसीज को। अब ये फेजेस हैं बेसिकली, फेजेस प्री बिल्ड, बिल्ड, और फिर ये हमारे आर्टिफैक्ट्स मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। प्री बिल्ड वो फेज है जो आपका बिल्ड करने से पहले चलाएगा, कमांड्स के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं। बिल्ड वो है जो कमांड आपने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को या इवन एंगुलर है उसे बिल्ड करने के लिए आपने जो है कमांड अपने पैकेज जेसन में रखी हुई है, यहाँ पे आप वो वाली कमांड डिफाइन करेंगे। आगे ये आर्टिफैक्ट से बेसिकली क्या करता है कि आप आर्टिफैक्ट्स को समझ लें कि एक पैकेज बनाकर वो बताता है कि उस आर्टिफैक्ट की बेस डायरेक्टरी क्या होगी, उसके अंदर फाइल्स कौन सी रखनी है। आर्टिफैक्ट के अंदर बेस डायरेक्टरी हम कहेंगे बिल्ड है, और बिल्ड के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो हम चाहते हैं कि उस पैकेज के अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट स्टेप पे अब यहाँ पे हमें वो एक टोटल डिटेल्स बता रहा है कि भाई मेरी ये रिपॉजिटरी है, ये मेरी ब्रांच है, फ्रेमवर्क ऑफ कोर्स उसने कर लिया, रिएक्ट है, बिल्ड सेटिंग्स भी उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी थी तो उसी के साथ करना है क्योंकि हमारा वो काम कर रही थी हमारे लिए। लेकिन अगर इन केस हमें एडिट करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एम्पलीफाई जो है बिहाइंड द सीन सारा कुछ खुद ही हमारे उधर से क्लोन करेगा, क्लोन करके उसे डिप्लॉय करेगा। अब अगर आपने इसका देखना कि क्या कर रहा है तो इसकी एक्चुअली बेसिकली ये 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रोविजन, दूसरी है बिल्ड, तीसरी डिप्लॉय, और चौथी पे वो वेरीफाई करता है। हम पहली स्टेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है। और इन केस अगर इसमें से किसी एक स्टेज पे भी कोई एरर आता है तो वो आपको इधर कंसोल पे पता लग जाएगा कि यहाँ पर एरर क्या आ रहा है। अब ये बिल्ड वाली स्टेज पर आ गया जिसमें अभी इसने बताया क्लोनिंग रिपॉजिटरी। अब वो रिपॉजिटरी को क्लोन कर रहा है, और यहाँ पर हम इस कंसोल के अंदर देख सकते हैं कि वो हमारी जो हमने रिपॉजिटरी उसके साथ इंटीग्रेट की थी वेब डेव फ्रंट एंड की, उसको क्लोन करेगा। रिपॉजिटरी उसने हमारी सक्सेसफुली क्लोन कर ली है। बैकएंड हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो वो अगले स्टेप पे कंटिन्यू करेगा जैसे उसने यहाँ पे लिखा है, नो बैकएंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन फाउंड, कंटिन्यू।
अब आ जाते हैं फ्रंट एंड वाले फेज के ऊपर। यहाँ पे उसने क्या किया है, आप देखिए स्टार्टिंग फेज प्री बिल्ड npm ci, जिससे उसने हमारी सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो कर ली हैं। उसके बाद सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल, सारे पैकेजेस रिक्वायर्ड इंस्टॉल करने के बाद अब वो प्री बिल्ड का फेज बता रहा है यहाँ पे, कंप्लीटेड फेज प्री बिल्ड। अब उसने बिल्ड फेज किया जिसके अंदर वो हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है, जिसमें हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है। आर्टिफैक्ट्स उसने बनाने थे, कंप्लीट फेज बिल्ड हो गया कंप्लीट। अब आगे जाके उसने आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करने थे, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करके नीचे आके उसने जो कैशिंग करनी थी सब कुछ कर लिया उसने। आगे से डिप्लॉय करना था, डिप्लॉयमेंट भी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट है, वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपने ये देखना है कि ये किस डोमेन पर लाइव है, तो वो ये हमें यहाँ पर बताता है। डोमेन के अंदर जो उसने हमें डोमेन दिया, ये इसकी बिल्ट इन डोमेन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डोमेन हमें अवेलेबल है, हमने HTTPS के ऊपर यूज़ करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये हमारी रिएक्ट ऐप जो है इस वक्त डिप्लॉय हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप EC2 को कंसिडर करें, मतलब मैंने जब AWS शुरू किया था तो मेरा ये था कि EC2 के ऊपर भी फ्रंट एंड डिप्लॉय हो सकता है। इनिशियली जब मैं काम करता था तो EC2 के ऊपर भी हमने फ्रंट एंड डिप्लॉय किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, आप अज्यूम करें कि आपने सर्वर के ऊपर कोई कंट्रोलर ऐड किया या किसी कंट्रोलर में चेंजेस किए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वो EC2 पे कंट्रोलर पे चेंजेस करके और फिर आप उसको अपनी रिपॉजिटरी पे पुश करेंगे। रिपॉजिटरी पे पुश करने के बाद फिर आप अपने जो EC2 का इंस्टेंस है जिधर आपने अपना बैकएंड डिप्लॉय किया था, आप SSH करके उधर कनेक्ट करेंगे। उस पर कनेक्ट करने के बाद आप लेटेस्ट पुल लेंगे अपनी रिपॉजिटरी से और फिर से जो है आप जाकर अपना PM2 का जो प्रोसेस चल रहा होगा 0, आप इसको रीस्टार्ट करेंगे। फिर जाके आपके चेंजेस जो है ना आपके सर्वर के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। लेकिन एम्पलीफाई के अंदर क्या होता है कि एम्पलीफाई के अंदर अगर आप अपनी मास्टर ब्रांच के ऊपर को चेंज करके पुश करेंगे मास्टर के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली वो चेंज डिटेक्ट करेगा। चेंज डिटेक्ट करने के बाद ये सारा प्रोसेस प्रोविजन, बिल्ड, डिप्लॉय, वेरीफाई दोबारा से चलाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ कोड में चेंजेस करके मास्टर पे पुश कर देना है, ये खुद ही चेंज डिटेक्ट करेगा, दोबारा से ही चीज़ चलाएगा। इसे हम अभी एक बार लाइव भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। उसमें मैं ये करता हूँ कि जो हमारी app.js की फाइल है इसमें हम कर देते हैं रिटर्न सिर्फ हेलो एवरीवन। ठीक हो गया, ये मैंने चेंजेस कर दिए। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, cd और ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ उसको वहाँ से रिमूव करके अपने चेंजेस पुश किया मास्टर ब्रांच के ऊपर। अब आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये हमारी पुरानी बिल्ड शो कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे आकर अब इसने दोबारा से प्रोसेस शुरू कर दिया, प्रोविजन करेगा, बिल्ड करेगा, डिप्लॉय करेगा और फिर इसको वेरीफाई करेगा। अब हम इसका वेट करते हैं, फिर ये हमें जो हमारे चेंजेस हैं वो दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट कमिट जो है उसका भी मैसेज दिखा रहा है, जो कि हमने लेटेस्ट कमिट की थी चेंज app.js। इसने वो चेंज डिटेक्ट किया है मास्टर ब्रांच के अंदर। जैसे ही उसने ये डिटेक्ट किया है, अब वो चेंज को हमारे एम्पलीफाई का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जाकर वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा और फिर वो चेंज हमारी फर्दर डोमेन पर भी रिफ्लेक्ट होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये नहीं होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर कोई डाउन टाइम है, जिस तरह ये है। ये क्या कर रहा है, ये प्रीवियस बिल्ड सर्व करता रहेगा जब तक कि आपने जो नया कमिट किया उसकी बिल्ड होके वो सक्सेसफुली बिल्ड ना हो जाए, उसमें कोई एरर ना आए, तब तक ये प्रीवियस बिल्ड जो है, जो कि हमारा सबसे इनिशियल कमिट था जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन इस तरह की थी, वो वाली एप्लीकेशन शो करता रहेगा। यानी कि इसके ऊपर कोई डाउन टाइम नहीं आएगा
लेकिन अगर आप EC2 की बात करते हैं तो EC2 के ऊपर सबसे बड़ा मसला बाज़ दफ़ा ये आता है, अगर आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उसमें मसला ये आता है कि बाज़ दफ़ा आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं इंस्टॉल जो कि आपकी मशीन के ऊपर बेहतरीन है, लेकिन इस Ubuntu के ऊपर हो सकता है आपका जो नोड का वर्ज़न है वो कोई पुराना हो या वर्ज़न का कोई इश्यू आ रहा हो। तो क्या होगा कि आप EC2 के ऊपर आके जब आप अपनी रिपॉज़िटरी से क्लोन करेंगे और उसे रीस्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। और इन केस अगर आपने गलती से भी अपना प्रोसेस मैनेजर के थ्रू ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा था उसे स्टॉप कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर आकर वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी अनटिल एंड अनलेस कि आप वो चीज़ फिक्स करके उसको दोबारा से लाइव करेंगे। तो उस पर डाउन टाइम आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, वेयरएज़ एम्पलीफाई के ऊपर डाउन टाइम नहीं आता उस तरह। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर, मैं क्वेश्चन ये है आपसे कि Ubuntu बेटर है या फिर लिनक्स बेटर है, दोनों में से दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन? मैं कहूँगा Ubuntu बेटर इसलिए क्योंकि वो एक तो इजी टू यूज़ है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल होती हैं। लिनक्स जो है अगर आप करेंगे तो लिनक्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिंपल एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ ना, EC2 का इंस्टेंस जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे और जहाँ पे हमने अपनी AMI अमेज़न मशीन इमेज चूज़ की थी, अगर आप वहाँ पे लिनक्स को चूज़ करेंगे और उसके साथ जाके आप इंस्टेंस क्रिएट करके जब आप SSH करेंगे, तो वहाँ पर आपको गेट अवेलेबल नहीं होगा। आप जब गेट क्लोन करके करेंगे अपनी रिपॉजिटरी क्लोन, तो वो आपको कहेगा गेट कमांड नॉट फाउंड। और सेम अगर आप अपना sudo apt इंस्टॉल या sudo apt अपडेट करेंगे, तो वो भी कहेगा कि apt कमांड नॉट फाउंड। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, वो सब कुछ आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। वेयर एज Ubuntu में ऐसा कुछ भी नहीं है, गेट आपको आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है। आप गेट को एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल नहीं करते उसके ऊपर। अभी आपके सामने जैसे मैंने वो परफॉर्म किया था, गेट क्लोन और आगे रिपॉजिटरी क्लोन की थी, तो उसने वो इजीली क्लोन कर दी थी। उम्मीद है आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जी बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये जो हमारी लेटेस्ट बिल्ड हम डिप्लॉय कर रहे थे, अब ये उसने हमें कहा कि डिप्लॉय हो गई है। अब इसे हमने अगर लाइव देखना है तो हम सेम उसी डोमेन पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हेलो एवरीवन। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वहाँ पर जाके एक सिंपल फाइल चेंज किया और उसे अपनी मास्टर ब्रांच पर पुश कर दिया। एम्पलीफाई ने खुद ही वो सारे चेंजेस डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसने सारे प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करके उसे डिप्लॉय कर दिया। अब एम्पलीफाई की एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई कहीं पे डीबग करना है या आपने ये देखना है कि आपकी उस बिल्ड के ऊपर क्या मतलब क्या यूआई थी, कोई भी आपको डीबग करना पड़ जाता है, तो इसमें ये है कि आपको बिल्ड हिस्ट्री भी अवेलेबल होती है। बिल्ड हिस्ट्री तो बिल्ड हिस्ट्री का इस टाइम मुझे यूआई यहाँ से मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ से हमें कहीं से बिल्ड हिस्ट्री भी ये दिखाता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक ये चीज़ मुझे नज़र आई है, बिल्ड सेटिंग्स, इसे देख लेते हैं। बेसिकली ये YAML फाइल है। अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो डॉकर वगैरह के साथ या वैसे कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन या CD के अंदर, तो उसमें यूजुअली YAML फाइल्स होती हैं हमारी, जिसके अंदर हम उसे बताते हैं कि आपने जो है हमारा मतलब ये कमांड्स जो है एक सीक्वेंस में रन करना है। जैसे हम डॉकर फाइल होती है, डॉकर फाइल के अंदर हमने एक सीक्वेंस के अंदर से बताया होता है कि आपने ये जो है बेस इमेज यूज़ करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से डायरेक्टरी कॉपी करनी है, इस डायरेक्टरी में हमारा कोड कॉपी करना है, और फिर ये वाली कमांड्स जो है सिक्वेंशली आपने रन करनी है। YAML फाइल को भी आप उस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने इसको अपना वर्जन बता दिया, हमारी एप्लीकेशन का नाम आ गया, यहाँ पे हमने उसे बताया फेजेस। अब यहाँ पे आप नोट ये करेंगे इंडेंटेशन मैटर करती है। फेजेस के बाद अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे सारे वो फेजेस जो आपने रन करने हैं। प्री बिल्ड फेज वो है जिसके अंदर आपने बेसिकली अपनी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं, जिसका मैंने आपको ये बताया। उसके बाद बिल्ड फेज हुआ है जहाँ पे आपने उसे बिल्ड किया है। आर्टिफैक्ट्स आप एक पैकेज अज्यूम कर लें फिलहाल,
ये भी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगी। लेकिन आर्टिफैक्ट्स आप एक पैकेज अज्यूम कर लें, वो क्या करता है कि आपका जो आपने बिल्ड किया है वो इस पैकेज के अंदर डालकर वो उसे एक सेपरेट जगह पर पोस्ट करता है, और फिर वो AWS बिहाइंड द सीन वो आर्टिफैक्ट यूटिलाइज करते हुए आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस डोमेन के ऊपर दिखाता है। और बाकी ये कैशे का उसने बताया कि ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह जो हमने कैशे करना है, ये वो चीज़ आ यहाँ से आके आप अपनी जो है बिल्ड के अंदर आके यहाँ पे आके आप अपनी कोई चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। फॉर जस्ट हम क्या आपके पास कोई टेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपने जो है यहाँ पे आके पहले अपने टेस्ट केसेस रन करने हैं डिप्लॉय करने से पहले, तो यहाँ पे आके आपकी जो भी कमांड है टेस्ट फेज के नाम से आप टेस्ट फेज एंटर करेंगे। टेस्ट फेज एंटर करके जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, टेस्ट फेज एंटर करेंगे, फिर नीचे आके आप उससे बता देंगे कि इंडेंटेशन का मुझे समझ लो हो जाता है, तो मैं इसलिए इसे कॉपी पेस्ट करूँ ताकि मेरा इंडेंटेशन सेम रहे। फोर स्पेसेस के साथ ठीक हो गया, और npm ci भी दो स्पेसेस के साथ। तो यहाँ पे आके आपकी जो भी टेस्ट कमांड होगी, मतलब जस्ट अज्यूम कि आपकी पैकेजेस में npm run test के नाम से कोई कमांड है टेस्ट के नाम से, तो आप npm run test करेंगे तो क्या करेगा, आपके पहले वो टेस्ट केसेस रन करेगा, उसके बाद वो ये npm ci करेगा और फिर उसे बिल्ड कर देगा। तो ये चीज़ इस तरह यहाँ पे जो है यूटिलाइज हो सकती है। अच्छा, अगर आप एक कस्टम डोमेन ऐड करनी हो तो वो डोमेन मैनेजमेंट के अंदर आकर आप कस्टम डोमेन जो है ऐड करते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी डोमेन ऐड करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर के थ्रू काम कर रहे हैं तो क्लाउडफ्लेयर पे आपकी डोमेन होगी, वो आप यहाँ पे आप के एंटर करेंगे और उसके बाद आप सेव करके आगे मूव ऑन करेंगे। उसके अंदर वो आपको जो भी उसकी DNS कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोवाइड कर देगा। तो वो DNS कॉन्फ़िगरेशन यूज आप जाके क्लाउडफ्लेयर के अंदर वो इनपुट करेंगे, तो वो आपकी जो ट्रैफिक है वो इधर रीडायरेक्ट होने लग जाएगी। बाकी मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्ड हिस्ट्री भी एक बार शो कर दूँ। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ से मैंने किया था, मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं। खैर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो दूसरा EC2 से रिलेटेड एक चीज़ जो मैं कह रहा था सेशन एंड में, हमारे पास मेरे ख्याल से 6 मिनट हैं अभी, तो मैं दिखा सकता हूँ। वो चीज़ ये है कि जब मैंने इनिशियली काम करना शुरू किया था तो मेरा एक क्वेश्चन ये आता था कि हमें यहाँ पे पोर्ट क्यों एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत है, हम क्यों चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सिंपल यूज़र की तरह मैं यहाँ पे एंटर करूँ और मुझे जो है वो डायरेक्ट जो भी कंटेंट है मुझे यहाँ पे कंटेंट नज़र आ जाए, या हमारी जो भी API है वो हिट हो जाए, ठीक है, हमारा रूट पाथ हिट हो जाए। इसके ऊपर अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो पोर्ट 80 है वो यूबंटू के ऊपर ऑलरेडी रिजर्व पोर्ट होता है, और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट इस DNS के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो पोर्ट 80 के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमारा तो वो चल रहा है सर्वर पोर्ट 4000 पे, तो उसको हमने पब्लिकली एक्सेसिबल बनाया था। हम क्या चाहते हैं कि अब हमें अपना सर्वर चलाना है पोर्ट 80 के ऊपर। अगर वो मैं पूरा वो करूँगा वर्कफ्लो चेंज करके और फिर पुश करके फिर करूँगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसमें मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं, लेकिन ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है, लाजमी नहीं है आपको ऐसा करना पड़े। ls cd f हम नैनो को यूज़ करते हुए अपनी फाइल ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए पोर्ट 4000 पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके इसे चेंज करता हूँ पोर्ट 80 पे, ये तरीका कभी भी रेकमेंडेड नहीं है। आपने कभी भी इस तरह मतलब चेंजेस नहीं करनी नैनो को यूज़ करते अपने फाइल में, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। आपकी रिपॉजिटरी पे कुछ और पड़ा हुआ है, आपके लोकल मतलब ये जो यूबंटू का इंस्टेंस है इसके ऊपर कुछ और पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए जो है मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था PM2 लिस्ट, मैं इसे करूँगा रीस्टार्ट। 0 इसकी ID है, PM2 रीस्टार्ट 0।
इसने मेरा प्रोसेस रीस्टार्ट कर दिया। देखें पहले यहाँ पे आपको बताता है कितनी बार वो रीस्टार्ट हुआ। पहली दफ़ा चला तो एक था, अब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया तो इसका मतलब है दूसरी बार वो चला। लॉग्स में जाएंगे हम, PM2 लॉग्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्ट 80 को उसने एक्सेस नहीं दी। हम बाय डिफ़ॉल्ट Ubuntu यूज़र यूज़ करते हुए पोर्ट 80 के ऊपर कुछ भी नहीं चला सकते। तो पोर्ट 80 अगर हमने एक्सेसिबल करना है इस URL के ऊपर, तो हमें इसको पोर्ट 80 के ऊपर यहाँ पर चलाना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए जो हमारे पास चीज़ काम आती है वो आती है कि आपको सुपर यूज़र की एक्सेस होनी चाहिए आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, PM2 स्टॉप करेंगे आप अपना ये इंस्टेंस, यस ठीक है, ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सुपर यूज़र पर स्विच कर दूँगा। sudo sco कमांड है सुपर यूज़र पर स्विच करने की। सुपर यूज़र पर स्विच करने के बाद मैं देखूँगा मेरे पास रिपोजिटरी क्लोन है, इसमें फाइल भी पड़ी हुई है। अब सुपर यूज़र के साथ आप PM2 लिस्ट करेंगे। ओके, PM2 हमारे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। npm install PM2-d। अब हम PM2 लिस्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा, क्योंकि हमने एज ए सुपर यूज़र कोई प्रोसेस नहीं चलाया हुआ। जो हम पहले प्रोसेस यहाँ पर चलाते रहे हैं वो हम एज ए Ubuntu यूज़र चला रहे थे, इससे यहाँ पे कोई प्रोसेस शो नहीं हो रहा। तो हम सिंपल PM2 स्टार्ट index.js करेंगे, इसने हमारा वो चला देंगे PM2 लॉग्स। यहाँ पे सॉरी 4000 लिखा आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये चल पोर्ट 80 के ऊपर आए। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पोर्ट 80 के ऊपर ही चल रहा है। यस, ये देखिए पोर्ट 80 के ऊपर चल रहा है, मैं चेंज करना भूल गया। अब अगर हम इस URL पर आएँ और इसको हिट करें तो कोई पोर्ट आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपके डायरेक्ट URL हिट के ऊपर उसने आपको जो भी कंटेंट था वो डिस्प्ले करा दिया। ये मेन एस्पेक्ट्स अभी इसमें इतनी डिटेल में नहीं हम कवर कर पाए, ये बहुत ही बेसिक सा था। एम्पलीफाई से रिलेटेड भी और EC2 से रिलेटेड भी, क्योंकि एम्पलीफाई के ऊपर और भी बहुत सारा चीज़ें होती हैं। बैकएंड आपका आता है, उसके अलावा आप इसमें नोटिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप AWS की एक सर्विस होती है SNS के नाम से, वो यूज़ करके आप नोटिफाई कर सकते हैं जब भी कोई बिल्ड इवेंट क्रिएट होता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे अलग डिफाइन कर सकते हैं आप। इस तरह करके EC2 भी एक बहुत वास्ट सर्विस है जो कि आप एक सेशन के अंदर कवर अप नहीं कर सकते। ये खैर एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन थी डिप्लॉयमेंट की। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर रोको वाले से पूछना था, वहाँ की नोड.js जो ऐड करते हैं साइट जी, रोको वाले से पूछना था, वहाँ पे ना वो नोड.js ऐप साइट को इमेजेस नहीं लाइक करने देता, विद इन 24 आवर्स के दौरान वो रिमूव कर देता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन उसमें ये मैं कहूँगा कि हेरोको के साथ मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, सॉरी टू से। मैं ज़्यादातर AWS के साथ ही जो डिप्लॉयमेंट्स वो करता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन है ये था कि मेलचिक में एक डोमेन पे सेट की थी तो वो राउट हिट हो रहे थे, लेकिन जो राउट में जिन नोड्स में डीबी टैग थी वो वाले राउट पे नहीं हो रहे थे। तो मैसेज आता है बार-बार के डीबी का ना मोंगोज का एरर आता है। उसमें यही कहता है कि अपने मोंगोडीबी से चेक करो कि वो आईपी जो है विश लिस्ट वो जो है वो स्पेसिफिक दो। मेरे जो है वो पब्लिक थे ऑलरेडी। यार इसके ऊपर मैं आपको ऐसे आंसर नहीं कर पाऊंगा कोड वो देख के, तो बाकी कोड देखे बगैर इसका मैं नहीं बता सकता। बाकी AWS से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि आप बताते कि Ubuntu और Linux में डिफरेंस, तो Ubuntu तो Linux पे ही बेस करता है, उसका एक फ्लेवर है, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि लिनक्स के अंदर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें लैग करती हैं। आप अगर प्योर नेटिव लिनक्स यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको गिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली और भी काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। अब
ये भी इस आपके क्वेश्चन का आंसर आपके मतलब क्वेश्चन के अंदर ही है। अगर यूबंटू उसका रैपर है तो वो रैपर बनाने की रीज़न ही ये थी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें इंस्टॉल की जाएं जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड की जाएं। जिस तरह एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ गिट की, तो वो आपको यूबंटू के अंदर एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो एक्सप्लिसिट उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ था। बाकी थैंक यू वेरी मच आज के लिए, थैंक यू। और अब इस सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।